हाय फ्रेंड्स, फिर वापस आ गए। अच्छा, कहीं धूप कहीं छाँव। कभी तो मैं धूप में फंसता हूँ, कभी तो एकदम छाया होता है और क्या सुहाना मौसम होता है कि आनंद आ जाता है। लेकिन ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल होते हैं और जहाँ फूल होता है वहाँ कांटा होता है। तो आज मैं अपने एक बहुत ही करीबी मेरे मित्र हैं, यू कैन कॉल हिम एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट और यू कैन कॉल हिम अ कंजर्वेटर और एन एग्रीकल्चरिस्ट, वट एवर यू कैन। आई जस्ट केम टू विज़िट हिज फार्म। और ये अभी मेरे कुछ वीडियोस पहले मैंने जिनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ, भी जब आप मिलेंगे मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। कुछ वीडियो पहले मैंने एक वीडियो और डाला था, वो आप ही के फार्म का था, और उसमें जिनसे अभी मैं मिलूँगा उनके एल्डर ब्रदर वहाँ पर थे और वो भी इस तरीके से कई सारे प्रैक्टिस करते रहते थे, नई नई चीज़ें। वैसे ही ये भी करते हैं। And we belong to the same clan, so today I thought to visit him. अभी जस्ट मैं आपको दिखा दूं कि ये जो गेट आपको दिख रहा है ये उनका फार्म है। और आज मैं जब निकला तो फिर से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ ये भी देखा जाए कि इनका वे ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। और मुझे इन्होंने बताया कि मैंने इंडो इज़राइल सिस्टम पर शायद आम के बाग लगाए हैं और कुछ एप्पल। तो सोचा कुछ बात किया जाए और देखा जाए किस तरीके से आपने वो देखिए सामने अभी इंटरेक्शन करते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया है और जिसमें इन्होंने एक छोटा सा कॉटेज बनाया। और ये देखिए, दिस इज़ मिनी ट्रैक्टर व्हिच ही यूजेस फॉर हिज फार्म। चाहे वो आपका जो बड़ा फार्म है उसका हो, चाहे ये, दोनों के लिए ये काम आता है। मैंने तो अब तक अपनी लाइफ में बड़े बड़े ट्रैक्टर देखे थे, लेकिन आज ये देखा। और अभी बात करते हैं कि किस तरीके का इनोवेशन आपने अपने फार्म पर यहाँ पर किया। सो मीट माई वेरी गुड फ्रेंड। हाय, हेलो, पराग घोष जी। और आप बलराम दादा हमारे साथ के हैं कॉलेज के। तो ये पूरा एरिया है आपका। ये हमारे अंडरवियर फ्रेंड है। मतलब वो चड्डी बड्डी। बचपन से हम लोग वी वर टुगेदर फ्रॉम वेरी यंग एज। तो हम लोगों की स्कूलिंग साथ की है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप आए यहाँ पे। तो आपने जो अभी हमको बताया, और कई दिनों से आप बुला रहे थे लेकिन मैं अपने कॉलेज की व्यस्तता के नाते नहीं आ पा रहा था, तो आप किस तरीके का यहाँ पर इनोवेशन कर रहे हैं? कोई इनोवेशन नहीं है, ये इजरायली मेथड है जी कल्टीवेशन का। डेंस प्लांटेशन है मैंगो का। 4 मीटर बाई 4 मीटर पे हमने प्लांटेशन किया है मैंगो का जी। रो टू रो 4 मीटर, प्लांट टू प्लांट 4 मीटर। और ड्रिप का इसमें हमने इरिगेशन सिस्टम लगाया है, जिससे मेजर्ड पानी जाता है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है। और अगर 2 लीटर, अगर साल भर का पौधा है उसको 2 लीटर पानी चाहिए तो 2 लीटर मिलता है। अच्छा, मेजर करके, ऐसा नहीं कि पूरा भर दिया खेत। तो उसमें वीड का जो मैनेजमेंट है वो इजी हो जाता है। और साथ में सबसे बड़ा जो आज का कंसर्न है वाटर कंजर्वेशन, उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी ऑर्नामेंटल है, थोड़ा सा लॉन बना हुआ है अपना, थोड़ा इधर सुपारी के कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये बना दिया है एवेन्यू, ये और लगाएंगे थोड़ा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ थोड़ा बैठने का बना रखा है कि आप लोग कभी आएँ तो बैठे यहाँ पे बढ़िया। वहाँ पर थोड़ा दिखा सकते हैं क्या कि किस तरीके से? चलिए आइए। मोस्ट वेलकम। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जो बड़ी भीषण बरसात हुई, मानसून के पहले से शुरू हो गया, बहुत नुकसान हुआ। जो साइक्लोनिक रेन था जी, साइक्लोनिक रेन का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे क्रॉप हमारे जो है वो डैमेज हो गए उसके वजह से। और क्रॉप, ये देखिए लॉन लगाया है हमने। अभी लॉन में हम आपको स्प्रिंकलर सिस्टम है उसको इरिगेट करने का, वो भी आपको अभी हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो जिससे ये लॉन की सिंचाई हो जाती है और बाकी जो है वो
थोड़ा सा अच्छा लगता है, हरा भरा रहे। इसमें कुछ सीजनल फ्लावर्स भी लगा दिए, अभी कल ही लगाया है, तो इट विल टेक सम टाइम कि डेवलप हो जाए थोड़ा। तो आपको आज से 20-25 दिन बाद जी यहाँ पे कुछ थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। और ये हमारा कंट्रोल है यहाँ पे ड्रिप का, इसमें फ़िल्टर है, सैंड फिल्टर है। सैंड फिल्टर ज़रूरी इसलिए होता है कि ड्रिप के जो होल्स होते हैं बड़े महीन होते हैं, तो उसमें सैंड फिल्टर ना करने से वो फंस जाता है। और इसमें अलग अलग जैसे सर्किट हम लोग घर में बनाते हैं ना, कि जब चाहें जिधर का चाहें बिजली बंद कर लें, इसी तरह इसमें भी जब चाहें जिधर का पानी बंद कर सकते हैं जी। तो इसमें एक सर्किट है जो आम की लाइन पे जाता है। हाँ। ये नज़दीक से आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये हमने मल्चिंग पेपर लगा रखा है वीड कंट्रोल के लिए। और ये अंडरग्राउंड लाइनिंग है पूरी यहाँ से वहाँ तक। और यहाँ से ये यहाँ से ये कनेक्टेड है। और ये ड्रिपर आप यहाँ से नज़दीक से देखेंगे अगर तो आपको दिखेगा ब्लू कलर का एक ड्रिपर लगा हुआ, इधर से दिखाइए। तो वो ड्रिपर से मेजर्ड पानी यहाँ पे आता है। और ये एप्पल का पौधा है, ये मैंने मंगाया था कांगड़ा से। और बढ़िया है, 5 पौधे मंगाए थे जिसमें से 2 सूख गए हैं, बाकी 3 बचे हैं। और बाकी ये आम के लगे हुए हैं। तो आम का भी हमने इसको क्या कर रहे हैं, इसको बहुत बढ़ना नहीं है, इसको अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं देना है। जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं जितना बड़ा वृक्ष हो जाएगा उतना ज़्यादा फल देगा, लेकिन यहाँ पर एकड़ हमने नंबर जो है इसको बढ़ाया है। और प्लांट का साइज़ हम रखेंगे 7 फीट। 7 फीट के ऊपर प्रूनिंग करके इसको कंट्रोल में रखेंगे, ताकि हर मैंगो हमारा हैंड प्लक होगा। मैंगो गिरेगा नहीं तो डैमेज नहीं होगा। हम उससे पकड़ के खींचते हैं, लग्गी से गिराते हैं तो आम डैमेज होता है। ये हैंड प्लक मैंगो होंगे सारे, तो जिसमें क्वालिटी ऑफ मैंगो विल बी बेटर। और प्लस जब छोटा रहेगा तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हर मैंगो में जाएगी। लत ले रहे हैं, इधर से शॉट लीजिए सो दैट पीछे ये एवेन्यू आनी चाहिए। हाँ, आप इधर खड़े। अच्छा, अपने इस बेल्ट में, ईस्टर्न यूपी के इस बेल्ट में जो ये भीषण गर्मी पड़ती है, क्या इसका असर इन पर नहीं पड़ेगा, इन पौधों पर, एप्पल्स, क्योंकि ये तो ठंडी के जगहों के हैं? आई होप सो नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनको क्या है ना, एप्पल को एक टेक्निकल एस्पेक्ट इसका ये है जी कि इसको पूरे साल में 28 दिन कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली 28 दिन ऐसे चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो। अच्छा, तो बलरामपुर में ऐसा टेम्परेचर मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा एक कोशिश करके देखें, अगर होता है तो। इसलिए ज़्यादा पौधे नहीं मंगाए, पहले मैंने सोचा था पूरे में एप्पल लगा दें, फिर मैंने कहा नहीं, बर्बाद हों तो थोड़ा कम बर्बाद हों। तो इसलिए, और महंगे भी बहुत हैं। ये 350 रुपये का एक पौधा आया था। एक पौधा 350? हाँ, प्लस लाने वाने का वहाँ से एक्सपेंसेस, तो ये सब सारी चीज़ें मिला के। सो इट इज़ जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस, कि अगर सफल होता है, क्योंकि एप्पल 3 इयर्स में फ्रूटिंग देने लगता है, और अगर 3 साल में फ्रूटिंग देगा तो ठीक है, अदरवाइज वी विल रिप्लेस इट विद मैंगो। और अगर होता है तो फिर हम कहीं और लगा देंगे, अपने फार्म पे लगा देंगे। अब ये यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग की गई थी, और ग्राफ्टिंग के बाद ये चला है बढ़िया, क्वाइट हेल्दी प्लांट। बढ़िया से इसमें देखिए कल्ले ले रखे हैं। ये देसी आम है क्या? नहीं, ये है नीलम। नीलम? हाँ, ये नीलम है। और इसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, ये तो कन्वेंशनल वैरायटी है। उसके अलावा आम्रपाली है, नीलम है, सुपर्णरेखा है। अच्छा, ये वैरायटीज़ और भी हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ हमने लिए हैं। इसमें हाइट के हिसाब से हमने लिए हैं कि जिनको हम और प्लस मैच्योरिटी के हिसाब से, जैसे मैंने आउटर पेरिफेरी पे अर्ली मैच्योरिंग लगाया है, और नज़दीक आते आते फिर हमने लेट मैच्योरिंग वाला लगाया है, कि आउटर पेरिफेरी से पहले प्लकिंग हो जाए, फिर बाद में इधर आ जाए। और ये जो बीच की जगह है, इसमें आप देखेंगे ये लाइन छुटी हुई है। ये सब्ज़ी का इसमें हम कल्टीवेशन करते हैं। तो इसमें सब्ज़ी का ये ड्रिप लाइन चला जाता है पूरा जी, तो सब्ज़ी का इरिगेशन इससे होता है। तो ये मिक्स क्रॉपिंग हम करते हैं। एप्पल और ये आम का तो ऑर्चर्ड ग्रो करेगा धीरे धीरे, इट विल टेक 2 to 3 years। लेकिन हम बीच में सब्ज़ी की खेती करते रहेंगे तो सस्टेनेबिलिटी हमारी बेटर हो जाएगी, जो रोज़मर्रे का खर्चा है वो आ जाएगा। जी। बाउंड्री वाल से घेरवा दिया था इसलिए कि नुकसान ना हो। जानवर आते हैं, बैला जानवर हैं, स्ट्रे कैटल्स हैं, प्लस कुछ और हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो जैकॉल होते हैं, सियार,
ये बहुत आ रहे थे, ये ज़मीन खोद के यहाँ से नीचे से ये अच्छा? निकल के आ रहे थे इस बाउंड्री के नीचे हाँ, से इस बाउंड्री के नीचे से खोद के वहाँ से बिल बना के उसमें से घुस के आ रहे थे। हाँ। हालांकि दे डोंट हैव एनीथिंग हियर टू ईट, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कहीं कुछ होगा। हाँ। तो वो तो नॉनवेज भी खाते हैं, तो उनको किसी तरह से हम लोगों ने दवाई ववाई लगा के कुछ करके किसी तरह कंट्रोल किया है। हाँ। सो बाकी तो कोई नुकसान ऐसा सच नहीं है। हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि अयोध्या के बाद सबसे ज़्यादा बंदर बलरामपुर में हैं, तो वो जो बंदरों से जो डैमेज होगा उससे कैसे बचाएंगे? बंदरों से डैमेज जब फ्रूटिंग होगा उस समय होने की संभावना होगी, तो उसके लिए हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग की व्यवस्था करी है। इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग के पूरे केबल वो लग जाएंगे, वायर लग जाएंगे, और ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग इसके ऊपर 3 फीट या 4 फीट का इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देंगे, तो जिससे बंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। और इधर से हमने इसको जो है इसीलिए यहीं से हम अलग कर देंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फेंस एरिया है वो खाली फ्रूटिंग एरिया में रहेगा, बाकी उधर नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर फ्रूटिंग में कहीं बंदर का या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो ठीक रहेगा। वो सोलर से कंट्रोल होता है एंड इट गिव्स इम्पल्सेस, तो उसमें कोई डैमेज भी नहीं होता है, मरता भी नहीं है कोई, बट हाँ शॉक लगता है, जर्क लगता है, तो उसकी वजह से फिर वो दोबारा नहीं आते। तो ये सब है, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। इट विल टेक लिटिल टाइम, बिकॉज एग्रीकल्चर में तो धैर्य चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और मेहनत चाहिए। ये अगर आदमी कर ले जाता है तो एग्रीकल्चर से अच्छा कुछ नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई एग्रीकल्चर, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फार्म। मेरा सोनपुर में जो मेन फार्म है, ये तो एक छोटा पीस ऑफ लैंड है 2.5 एकड़ का। सोनपुर का भी मैंने अभी आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। हाँ, सोनपुर में वी हैव ए बिगर फार्म एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं, वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये है। ये जो अभी आपने बताया कि एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, एक कंसिस्टेंसी और क्या आपने बोला? परसिवरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए, सही कह रहे हैं। हाँ। पेशेंस चाहिए। आप अभी मैंने उड़द बोया था, अब साइक्लोनिक रेन ज़बरदस्त हो गया, अब उड़द का क्रॉप मेरा पूरा डूब गया। तो मैंने करीब 40 बीघा उड़द बोया था, जिसमें से मुश्किल से 3 या 4 कुंटल उड़द पैदा होगा, जबकि मेरा ये आकलन था कि कम से कम 60 कुंटल उसमें हमें उड़द मिलेगा, 50 से 60 कुंटल मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। हाँ। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम अगला फसल बोना छोड़ दें, अगले फसल फिर बोएंगे, है ना। सो ये जद्दोजहद चलती रहेगी। ये दिस इज़ व्हाट इज़ फार्मिंग एंड दिस इज़ व्हाट इज़ दिस फार्मर्स एटीट्यूड यू हैव टू हैव। इफ़ यू आर डूइंग फार्मिंग, फार्मर्स एटीट्यूड होना चाहिए। फार्मर्स एटीट्यूड यही है कि अगर नहीं होगा तो फिर करेंगे, पूरे एंथुजियाज्म के साथ करेंगे, पूरे धैर्य के साथ उसको वॉच करेंगे और पूरा इनपुट्स लगाएंगे उसके अंदर। अब ये नहीं कि आप एक बार मेरा फसल ख़राब हो गया तो अगली बार बगैर खाद के फसल बो दो, बगैर जुताई के बो दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें अपना काम करते जाना है, हमें ऑपरेशंस टाइम से करते जाने हैं, अपने इनपुट्स हमें टाइम से डालने जाने हैं, एंड यू नो गॉड इज़ ग्रेट। और मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो उड़द में मेरे लेबर कॉस्ट आ जाए, आई एम हैप्पी, और प्लस जो सीड का कॉस्ट है वो आ जाए, बिकॉज इतना आ जाए तो भी मैं आई एम हैप्पी। मैं समझ लूँगा कि मैंने कुछ नहीं बोया था उस फील्ड में। एंड मोर ओवर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दलहन की फसल बोने से, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसमें उड़द है, मूंग है, चना है, मसूर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो जनरली लैंड को बहुत फर्टाइल बनाती है, लैंड की पोरासिटी बढ़ाती हैं, लैंड को फर्टाइल बनाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, तो इस वजह से वो अच्छा होता है। तो ये है। अब इसमें भी हम जैसे सब्ज़ी बो रहे हैं, सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें टोटल ऑर्गेनिक सब्ज़ी होगा। इसमें कोई आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब कोई इसमें पोटाश नहीं डालेंगे, इसमें हम फॉस्फेट नहीं डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे, इसके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे, बायो पेस्टिसाइड ऑफ कोर्स डालेंगे, या फिर हम जो ये बनाते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट डिकम्पोज़र बनाते हैं, वो डालेंगे। वेस्ट डिकम्पोज़र बना के फिर हम जो काऊ डंग का जो खाद होता है, गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट, हम वो यूज़ करेंगे। तो ये हमने आम में भी और एप्पल में भी वही डाला है, और इसमें भी वही करेंगे। प्लस नीम बहुत अच्छा पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का काम करता है। नीम ऑयल का हम बना लेते हैं बहुत अच्छा,
एक उसका छिड़काव बना लेते हैं। प्लस जो हम बायो डिकम्पोज़र बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डाल देते हैं, धतूरा डाल देते हैं, नीम की पत्ती डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ें डालते हैं तो वो डिकम्पोजिशन होकर जो मटेरियल तैयार होता है दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। तो हम उससे काम लेते हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चलता है। चलिए, एक बात बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर इतना इस उम्र में भी, लेकिन मेरी कहने का मतलब ये नहीं कि उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। एज इज जस्ट अ नंबर, सो डोंट कोट माई एज। जी, जिस जोश से आप फार्मिंग करते हैं उसी जोश से आप हर्बल लाइफ भी चलाते हैं और अपना स्कूल भी देखते हैं। जब मैं आज कॉलेज से निकला तो मैंने उम्मीद किया कि अभी अपने स्कूल में होंगे, तो पता चला कि यहाँ पे तो मैं यही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कब स्कूल में है कब कहाँ पर हैं। नहीं, कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। लोग कई दफ़े फील करते हैं कि हम रिटायर हो गए तो अब हम बिल्कुल बेकार हो। ये भी हैं, हमारे मित्र हैं, ये रिटायर हो गए तो अब ये घर में बैठे रहते हैं, सब्जी लाने का भी काम नहीं करते हैं। तो क्या है ना कि रिटायरमेंट का जो एक फीलिंग है ना, वो नहीं होना चाहिए लाइफ में। यू सी, यू हैव बीन असाइंड टू वर्क ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, फाइन। लेकिन आप ये थोड़े ना है कि उसके बाद आप बेकार हो गए। 15 साल के बाद भी मोटरसाइकिल और कार चलती है, ऐसी बात थोड़े ना है। हाँ, गवर्नमेंट ने मान लिया कि 15 साल के बाद वो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चलेगी नहीं, बढ़िया चलेगी। जबकि अपने ज़माने में ये भी बहुत दिलदार व्यक्ति थे, अभी भी हैं, लेकिन अब फीलिंग रिटायरमेंट की, फीलिंग खाली रिटायरमेंट की नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग रिटायरमेंट की नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ सीख मिली होगी, एक्सपीरियंस मिला होगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि मैं क्यों अपनी एज ग्रुप वालों के साथ मेरी फ्रेंडशिप नहीं होती, या तो अपने से छोटे, मतलब मेरे स्टूडेंट्स, या मैं आपसे छोटा। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए कि मतलब मेरे, आप 55 साल के हैं, मैं 25 का। देखा आपने। जी, चलिए, उम्मीद करते हैं यू गॉट अ न्यू एक्सपीरियंस। अभी धूप बहुत तेज़ है तो अभी बैठेंगे थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट करेंगे। हाँ, ओके, गुड।